हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग का जो एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, मिनी मॉक टेस्ट हम लोग का जो उत्कल नर्सिंग क्लासेस से हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में, उससे क्या क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने जितना भी कैंडिडेट अटेंड किए हैं उन लोग का मैं प्रोग्रेस देख रहा था कि बहुत मिनिमम स्टूडेंट है जो 50% क्वालिफाई, मतलब 50% क्वेश्चन अटेंड कर पाए हैं, और बहुत सारे लोगों का तो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और गलत हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट का। तो इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि पहले ये मैंने जो आज क्वेश्चन दिया था ये प्योरली इंग्लिश बेस्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉन्डर्स का क्वेश्चन है। तो आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ओ ट्रिपल सी हो चाहे नॉट सेट हो, तो इसलिए पहले आप, मैं प्रेफर करता हूँ कि एनक्लेक्स को प्रिपेयर करें। उसके बाद आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर वो प्यार जादव या टारगेट हेड से क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, 2 3 4 ऐसा सिंगल लाइनर क्वेश्चन देता है। अभी सब क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड और एनक्लेक्स टाइप का आता है। इसलिए मैंने आज यही पुट किया था, जो कि देखा आप लोग का रिजल्ट बहुत खराब है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन था वो क्या क्या आंसर है उसका, और आप लोग ने क्या अटेंड किया था। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और आप लोग का जो अटेंड किया है, जो गलती को इस वीडियो में करेक्शन करिए आंसर को देख के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन इफ नोटेड द क्लाइंट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। तो क्लाइंट का क्या हुआ है, ब्रोंकोस्कोपी हुआ है। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी हम कब करते हैं, विजुलाइजेशन ऑफ ब्रोंकिया। एक मिनट। तो ब्रोंकोस्कोपी के साथ साथ क्या किया गया है, हम लोग का बायोप्सी लिया है। ठीक है, शायद कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है ब्रोंकाई में या लंग्स में, लंग्स टिश्यू में। तो ब्रोंकोस्कोपी करके क्या किया गया है, बायोप्सी लिया गया है। तो आफ्टर दिस प्रोसीजर विच फाइंडिंग अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग फिजिशियन को इमीडिएट रिपोर्ट करोगे। तो ऑप्शन में क्या था, ब्लड स्टिक स्पुटम, हेमाचूरिया, ड्राई कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, तो ब्लड स्टिक स्पुटम ये नॉर्मल फाइंडिंग है। जब बायोप्सी लिया जाता है तो 4 to 6 आवर तक हम लोग को ये ब्लड स्टिक स्पुटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉर्मल फाइंडिंग है। हेमाचूरिया ब्रोंकोस्कोपी विथ बायोप्सी में कुछ ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट ड्राई कप भी ये हम लोग का नॉर्मल फाइंडिंग आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट का कुछ लंग्स डिजॉर्डर है जिसकी वजह से बायोप्सी और ब्रोंकोस्कोपी किया गया है, तो ड्राई कप प्रेजेंट रहेगा। लेकिन ये जो ब्रोंकोस्पाज्म है, ठीक है, ये हम लोग का एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है ब्रोंकोस्कोपी का। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब हम लोग का जो ब्रोंकाई है, जो एयरवे है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, अगर ब्रोंकोस्पाज्म आपको देखने को मिल रहा है आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, तो आपको तुरंत फिजिशियन को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू ऑब्टेन ए स्पुटम स्पेसिमेन। ठीक है, क्या है, क्या कर रहा है, एक स्पुटम स्पेसिमेन लेने के लिए एक क्लाइंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन विल फैसिलिटेट ऑब्टेनिंग द स्पेसिमेन। तो नर्सिंग एक्शन कौन सा, जो स्पेसिमेन ले रहा है कौन सा करेक्ट है बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, लिमिटिंग फ्लूइड। तो फ्लूइड का इसमें कुछ लेना नहीं है, हम लोग स्पुटम लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पेशेंट को इसमें एनपीओ रखने का भी कुछ जरूरत नहीं है, और फ्लूइड का लिमिट रखने का भी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, हैविंग द क्लाइंट टेक 3 डीप ब्रीथ। तो क्या होता है, जब भी हम लोग स्पुटम का एक
स्पेसिमेन भेजते हैं तब हम पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं, पहले राइंस और क्लीन द माउथ, क्लीन द माउथ विथ वाटर, ठीक है। उसके साथ क्लोरोहेक्सिडिन भी अगर रहेगा तो क्लोरोहेक्सिडिन हम लोग माउथ वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ एक नॉर्मल वाटर से रिंस करना है। उसके साथ पेशेंट को बोलना है टेक डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ एंड कफ, जिसके वजह से वो जो हम लोग का एक्सपोर्टेशन होगा और अंदर से हम लोग का जो स्पूटम आएगा, ठीक है। और कभी भी जब भी हम लोग स्पूटम स्पेसिमेन लेते हैं पेशेंट को उस कंटेनर में स्प्लिट करने के लिए, थूकने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। थूकने से क्या होगा, मुंह हम लोग का जो ओरल का जो सिक्रेशन है वो भी आ जाएगा, ठीक है, सालेवा आ जाएगा, तो वो ठीक से डिटेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग इधर देखो आस्किंग द क्लाइंट स्प्लिट इनटू द कंटेनर, तो हम लोग कभी स्प्लिट करने के लिए नहीं बोलेंगे, उसको डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलेंगे, कफ करेंगे और अंदर का जो सिक्रेशन है लंग्स का, ठीक है, उसको कफ को हम लोग निकाल के देने के लिए बोलेंगे, कफ करने के लिए बोलेंगे, स्प्लिट करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। देन आस्किंग द क्लाइंट ऑब्टेन स्पेसिमेन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग में हम लोग स्पेसिमेन नहीं लेते हैं, हम लोग बिफोर ईटिंग और बिफोर टेकिंग फूड हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोग जो गलत किया है वो इस वीडियो में हम लोग करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। और इसका तो पीडीएफ हम लोग ग्रुप में दे देंगे, क्वेश्चन का ऑलरेडी आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो लिंक हर टाइम एक्टिवेट रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ रेनल फेलियर, ठीक है, क्या है रेनल फेलियर, ब्लड गैस रिजल्ट इंडिकेट पीएच 7.30 है, पीसीओ2 32 है एंड बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है 20 MEQ equivalent per liter. The nurse determine the client is experiencing metabolic acidosis, क्या हो रहा है, पेशेंट को metabolic acidosis एक्सपीरियंस कर रहा है। Which of the following laboratory value would the nurse expected to note, ठीक है। तो हम लोग एबीजी का डिटेल्स हम लोग देखे हैं, थ्योरी क्लास ऑलरेडी है। तो इसमें क्या हुआ है, पेशेंट का जो पीएच है वो कितना है 7.30 है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है 7.35 टू 7.45 है हम लोग का नॉर्मल पीएच का वैल्यू, तो 7.30 है, मतलब ये एसिडोसिस वॉच कर रहा है, फास्ट फाइंडिंग हो गया हम लोग का एसिडोसिस, ठीक है। पीसीओ2 क्या है, पीसीओ2 हम लोग का 32 है, पीसीओ2 32 है, 32 नॉर्मल कितना है 35 टू 45 mmHg होता है, ठीक है। तो ये भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग का जो बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है, देखो ये क्वेश्चन में एनक्लेस क्या होता है, आप लोग इसमें सोचा होगा कि आप लोग एबीजी का कुछ क्वेश्चन दिया है, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन डाला है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका ऑप्शन के हिसाब से ये अलग निकलेगा। देखते हैं क्या आएगा इसमें, बाइकार्बोनेट कितना है 20 है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का नॉर्मल 22 टू 26 रहता है, तो ये भी एबनॉर्मल है, मतलब कम है, ठीक है। तो इसमें से लेबोरेटरी वैल्यू जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा ये कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो सोडियम क्या है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या है हम लोग का नॉर्मल है, ठीक है, ये विद इन नॉर्मल लिमिट है। मैग्नीशियम भी वो भी क्या है विद इन नॉर्मल लिमिट। पोटेशियम 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड फास्फोरस भी क्या है विद इन नॉर्मल लिमिट है। तो पोटेशियम का जो पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना था 3.5 टू 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो कितना है 3.5 से कम है, सॉरी 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइपर कैलेमिया इंडिकेट कर रहा है,
ठीक है। तो हम लोग पेशेंट का ये लेबोरेटरी वैल्यू देख के डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट को हाइपर कैलेमिया हो रहा है। तो ये जो एबीजी का जो ये वैल्यू दिया इसमें कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को सिर्फ ये जो नॉर्मल रेंज दिया था उसको देख के आपको आंसर करना था। आप लोग सोचा कि इसमें कुछ, एक देखो एबीजी क्या है, ये अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी, इसका जो डायग्नोसिस होगा वो होगा नहीं पार्शियल कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ए नर्स अंडरस्टैंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ ओरल एंटासिड containing bicarbonate can result in which acid base disturbance। देखो ये भी एबीजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि एक एक्सेसिव यूज ऑफ एंटासिड, एंटासिड में क्या रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, हम लोग ऑलरेडी देखे हैं एबीजी में। तो कौन सा कैन रिजल्ट विथ व्हिच एसिड बेस, अगर आप लोग ज्यादा एंटासिड ले रहे हो, ठीक है, तो कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। मैं ऑलरेडी बोला एंटासिड में बाइकार्बोनेट रहता है, तो आप लोग अगर ज्यादा बाइकार्बोनेट लोगे, ठीक है, तो बॉडी में बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो जब भी बाइकार्बोनेट लेवल बढ़ता है हम लोग क्या बोले थे, अल्कालोसिस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर ऑप्शन क्या क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बाइकार्बोनेट बेस है तो इधर हम लोग को मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसको हम लोग डीके बोलते हैं। एंड डॉक्यूमेंट द क्लाइंट इज एक्सप्रेसिंग कोस्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंटेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द नर्स ऑब्जर्व। तो क्या हुआ है, पेशेंट को डीके हुआ है, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में हम लोग को कोस्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कोस्मल रेस्पिरेशन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हम लोग को कोस्मल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये कोस्मल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, उसका फीचर क्या है, वही पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, रेस्पिरेशन दैट abnormal deep regular and increase in rate। second option, respiration that are regular but abnormally slow। respiration that are lower and increase depth and rate। respiration that sits several second। तो कोस्मल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है जिसमें पेशेंट इरेगुलर रहेगा, ठीक है, और जो ब्रीथ है वो डीप रहता है, उसका डेप्थ जो है वो डीप रहता है, और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो टैकीपीनिया रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, रेस्पिरेशन दैट एबनॉर्मल डीप रेगुलर एंड इंक्रीज इन रेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोस्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन दैट सीच सेवरल सेकंड जो है ये डी नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो डी नंबर का ऑप्शन है इसको बोलते हैं चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A nurse is caring for a client with ileostomy
अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज मोस्ट एज रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हिच एसिड बेस प्लांट्स। ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, इलियोस्टोमी हुआ है, इलियोस्टोमी हुआ है। तो इलियोस्टोमी होने से क्या होता है, इलियोस्टोमी क्या है, हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है इलियम, उधर से एक स्टोमा करके हम लोग का आउटसाइड एक पाउच करते हैं। ठीक है, इलियोस्टोमी आप लोग ने देखा होगा। तो इलियोस्टोमी अगर है पेशेंट को, तो आपको कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर आज ये क्वेश्चन आप लोग का कभी गलती नहीं होगा। तो चलो एक डायग्राम से देखते हैं। ये स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो स्टोमक है, स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो स्टोमक में क्या प्रेजेंट रहता है, हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहता है। तो जब भी इलियोस्टोमी हुआ होगा, ठीक है, तो इधर से क्या लॉस होगा, बाइकार्बोनेट लॉस होगा, बाइकार्बोनेट लॉस होगा। ठीक है, और अगर पेशेंट को राइल्स ट्यूब हुआ है, ठीक है, ये अगर राइल्स ट्यूब है और नेगेटिव प्रेशर में जो क्वेश्चन आता है, अगर राइल्स ट्यूब प्रेजेंट है तो इसमें क्या आउट हो जाएगा राइल्स ट्यूब में, जब अगर हम लोग नेगेटिव प्रेशर से अगर कंटिन्यू एक दिया है, कंटिन्यूशन बेक दिया है, तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस हो जाएगा। तो इसमें से क्या क्या अभी मेटाबॉलिक सॉरी एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट इलियोस्टोमी में बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, तो जब भी बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है तब एसिड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है, बेस बढ़ मतलब बेस अगर घट रहा है तो एसिड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, एसिड बढ़ेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप लोग को देखने को मिलेगा अगर पेशेंट का इलियोस्टोमी हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर है। और अगर राइस ट्यूब है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जा रहा है। ठीक है, क्या है, एसिड लॉस हो रहा है, तो एसिड लॉस होने से क्या होगा, बेस बढ़ेगा। ठीक है, बेस बढ़ने से क्या होगा, हम लोग को अल्कालोसिस देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस आप लोग को देखने को मिलता है अगर पेशेंट का राइल्स ट्यूब है और वोमिटिंग है, तो उसमें आप लोग को मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब दैट अटैच टू ए लो सक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि पेशेंट का नासोगैस्ट्रिक ट्यूब में एक सक्शन अटैच किया गया है स्टोमक सिक्रेशन को निकालने के लिए। ठीक है, तो द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर व्हिच एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो अभी डिस्कस किया, इसमें क्या आएगा, हम लोग को मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या पैथोफिजियोलॉजी है देख लिया। अभी होपफुली आप लोग नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए तो ये गलत ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a client is scheduled for blood to be drawn from the radial artery for an ABG determination. Before the blood is drawn, Allen test is performed to determine the adequacy of the, हम लोग एबीजी में एलन टेस्ट के बारे में डिस्कस किए हैं डिटेल्स में। ठीक है, एलन टेस्ट में क्या होता है, जब भी हम लोग एबीजी सैंपलिंग लेते हैं, कहाँ से, हम लोग का रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन एरिया है, मोस्ट कॉमन एरिया है फॉर एबीजी सैंपलिंग। ठीक है, रेडियल आर्टरी से ब्लड लेते हैं, तो रेडियल आर्टरी क्या होगा, पंक्चर होगा।
ठीक है। तो रेस्ट हम लोग का जो हैंड का पार्ट जो है, ठीक है, उसको ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इफेक्टिव होता है जब रेडियल आर्टरी पंक्चर होता है। ठीक है। तो उसी पेटेंसी को उसको मेंटेन करने के लिए एक दूसरा एक आर्टरी रहता है हम लोग का अल्नर आर्टरी, दो साइड में, इधर एक रेडियल है और इधर हम लोग का अल्नर आर्टरी है। तो जब भी हम रेडियल आर्टरी को पंक्चर करते हैं और पर्पज ऑफ एबीजी सैंपलिंग, तो ये इंजुरी हुआ और ये उसका फंक्शन डिसरप्ट होता है, ठीक से काम नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए। तो रेस्ट जो हम लोग का जो रेस्ट जो हाथ है, ये फिंगर सब है, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है हम लोग का अल्नर आर्टरी। ठीक है। तो वो अल्नर आर्टरी का पेटेंसी हम लोग चेक करते हैं कि उसका पेटेंसी ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है तब हम लोग क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी से ब्लड सैंपलिंग लेते हैं। तो वो कैसे एलन टेस्ट कैसे करते हैं डिटेल्स थ्योरी में है, आप लोग जो नहीं देखा है देखिए। ठीक है, उसमें कैसा प्रोसीजर है सब कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग अल्नर का जो सर्कुलेशन है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं और अल्नर पेटेंसी को चेक करने के लिए हम लोग एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, which of the following respiratory disorder is most common in the first 24 to 48 hour of surgery। ठीक है। तो सर्जरी के फर्स्ट 24 टू 48 आवर में कौन सा हम लोग को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है आफ्टर सर्जरी। ठीक है। तो सर्जरी में क्या होता है, पेशेंट एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंटूबेट किया जाता है, उसके बाद एक्सटूबेट होता है और पोस्ट एनेस्थेसिक फेज में रहता है। ठीक है। कुछ देर के लिए पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है और उसका ब्रीदिंग का जो हम लोग का नॉर्मल जो ब्रीदिंग एफर्ट रहता है उसमें कम होता है। ठीक है। और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में जो ऑपरेटेड एरिया है उधर पेन रहता है। सपोज अगर कुछ एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, ठीक है, तो जब भी पेशेंट ब्रीथ लेता है, हम लोग क्या है नॉर्मली एक नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने जैसा लंग्स में ऐसा डीप ब्रीथ लेते हैं। तो जब सर्जरी पेशेंट रहता है तो वो डीप ब्रीथ जो नॉर्मल जो ब्रीथ होता है वो नहीं ले पाता है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है ड्यू टू पेन। ठीक है। तो इधर एरिया में पेन रहता है तो वो उसका जो रेस्पिरेटरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन क्या है, एटिलेक्टासिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और न्यूमोथोरैक्स। तो एटिलेक्टासिस का मतलब जो है वो है लंग्स से अगर ब्रीथ फुल्ली नहीं लेगा, अगर नेगेटिव प्रेशर एक मेंटेन नहीं होगा, तब क्या होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाता है, लंग्स कोलैप्स हो जाता है। और हम लोग का लंग्स कोलैप्स मतलब उनको एल्वियोली भी एल्वियोली कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एटिलेक्टासिस। ठीक है, ये लंग तक कोलैप्स होना इसको बोलते हैं एटिलेक्टासिस। तो फास्ट जो 24 टू 48 आवर आफ्टर सर्जरी आप लोग को जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी कॉम्प्लायंस वो है एटिलेक्टासिस। ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है इसके लिए हम लोग देते हैं स्पायरोमेट्री करवाते हैं पेशेंट। ठीक है, स्पायरोमेट्री करवाते हैं, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करवाते हैं, चेस्ट फिजियो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है स्पायरोमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस निमोनिया ये इन्फ्लेमेशन है, ये 24 टू 40 आवर्स में नहीं 48 आवर बाद आप लोग को अगर वेंटिलेटर में रहता है तो ये देखने को मिलेगा इन्फेक्शन। ठीक है। न्यूमोथोरैक्स क्या है, न्यूमोथोरैक्स का मतलब हम लोग का ब्लड एक्यूमुलेशन होगा, सॉरी न्यूमो मतलब एयर, न्यूमो मतलब एयर, थोरैक्स कैविटी में एयर का एक्यूमुलेशन होगा, बर्फीलियर स्पेस में एयर रहना उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू आर परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल असेसमेंट ऑन ब्रेंड। ठीक है, ब्रेंड एक पेशेंट है, उसका एब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हैं, हु इज 52 इयर्स ओल्ड, इन व्हिच ऑर्डर डू यू प्रोसीड। तो जब भी हम लोग एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं उसका एक प्रोसेस रहता है,
ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको असेसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हम लोग का, हम लोग पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर एब्डोमिनल कर रहे हैं तो पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, टू सी एनी टेंडरनेस, सॉरी, टेंडरनेस और स्वेलिंग, पहले हम लोग विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग उसको ऑस्कल्टेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं टू डिटेक्ट बाउल साउंड, बाउल साउंड को डिटेक्ट करने के, देखो ऑप्शन में है इधर ऑब्जर्वेशन, पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन, ऑस्कल्टेशन, परकर्शन एंड पाल्पेशन। ठीक है, ये करेक्ट सीक्वेंस है टू असेस द एब्डोमेन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में हम लोग पहले देखा कि कुछ टेंडर स्वेलिंग है कि नहीं, कि स्किन में कुछ इचम्योसिस है कि नहीं, कुछ इंजुरी है कि नहीं, पहले ऑब्जर्व किया। उसके बाद ऑस्कल्टेट करते हैं बाउल साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, परकशन करते हैं। परकशन में क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। हम लोग डॉक्टर क्या करता है, मतलब एब्डोमेन में हाथ रख के ये जो टेपिंग करता है उसको बोलते हैं परकशन। ठीक है, टू एग्जामिन और डिटेक्ट फ्लूइड और एयर इन द एब्डोमेन। ठीक है, फ्लूइड और एयर को अगर प्रेजेंट है तो उसको पता लगाने के लिए परकशन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो है पाल्पेशन। ठीक है, पाल्पेशन में हम लोग वही एब्डोमिनल टेंडरनेस को चेक करते हैं पाल्पेट करके। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ऑस्कल्टेट के पहले मतलब उसके परकशन और पाल्पेशन से पहले हम लोग को क्या करना है, ऑस्कल्टेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, when developing a plan of care for a client newly diagnosed with gestational diabetes, ठीक है, which of the following instruction would be the priority। तो क्या क्वेश्चन है ये, जेस्टेशनल डायबिटीज का क्वेश्चन है। तो जेस्टेशनल डायबिटिक और एक रहता है ओवर्ट डायबिटिक, ओवर्ट डायबिटिक माइलेटस, ये आप लोग को ओबीजी में देखने को मिलेगा। जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल, मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ओवर डायबिटीज में क्या है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसका जो डायबिटीज है वो पहले था, तो क्या है, बिफोर प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलिटस इज प्रेजेंट, मतलब ये क्रोनिक है। ठीक है, पहले क्या था, हम लोग का डायबिटिक मेलिटस प्रेगनेंसी से पहले प्रेजेंट था, उसको बोलते हैं ओवर डायबिटिक मेलिटस। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज में हम लोग का जो क्या है, फीटल कॉन्जेनिटल और एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, कहाँ पे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस में आप लोग को फीटल में कुछ एबनॉर्मल देखने को नहीं मिलेगा, आफ्टर फीटस में और आफ्टर डिलीवरी भी आपको बेबी में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ओवर डायबिटीज में आप लोग को इधर कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये डिटेल्स क्लास आराम से लेंगे हम लोग का डायबिटीज का। ठीक है, तो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलता है,
ओवर डायबिटीज मेलिटस में जो मोस्ट कॉमन जो रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल malformation इन ओवर डायबिटीज प्रेगनेंसी मदर में वो क्या होता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग को स्पेसिफिक पूछेगा, स्पेसिफिक मालफॉर्मेशन अगर पूछेगा फीटस में, तो वो होता है हम लोग का रेनल एजेनेसिस, रेनल एजेनेसिस और कोडाल रिग्रेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कोडाल रिग्रेशन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आराम से आप लोग का क्लास लेंगे इस डायबिटीज मेलिटस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो वो हम लोग बाद में थ्योरी में देख लेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है इधर तो आप लोग क्या एक जो न्यूली डायग्नोज हुआ है जेस्टेशनल डायबिटिक मदर, तो उसको आप लोग क्या इंस्ट्रक्शन दोगे। ठीक है, तो डाइटरी इनटेक, मेडिकेशन, एक्सरसाइज एंड ग्लूकोज मॉनिटर। तो जेस्टेशनल डायबिटिक मदर के लिए कुछ फास्ट जो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट रहता है, मैनेजमेंट रहता है, वो डाइटरी इनटेक है। पहले मदर को बोलेंगे डाइटरी इनटेक कंट्रोल करने के लिए, लेस कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए। अगर उसमें कंट्रोल नहीं होगा देन हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन देते हैं। ठीक है, अगर डाइटरी इनटेक से अगर कंट्रोल नहीं हुआ देन वी एडमिनिस्टर इंसुलिन। इधर जो मेडिकेशन दिया है, ठीक है, वो क्या है, जो मेडिकेशन दिया है ओरल जो मेडिकेशन रहता है, ठीक है, देखो इधर लिखते हैं जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो ड्रग्स है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो क्या करता है, वो क्रॉस करता है प्लासेंटल मेम्ब्रेन, कैन क्रॉस प्लासेंटल मेम्ब्रेन और फीटस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट नहीं देते हैं और इंसुलिन प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्या होता है, हम लोग का जो प्लासेंटा का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया। तो पहले जो डायबिटिक मदर है उसको हम लोग डायट्री कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे। अगर डायट्री कंट्रोल से भी अगर ग्लूकोज नॉर्मल नहीं रह रहा है, अगर आपका ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रह रहा है, तो हम लोग इंसुलिन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन प्रिपेयरिंग to listen to a fetal heart rate at 12 weeks gestation, the nurse would use which of the following। तो क्या हुआ है, 12 weeks प्रेग्नेंट है, 12 वीक प्रेग्नेंट मदर है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, फीटल हार्ट साउंड सुनना चाहते हो। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड सुनना चाहते हो तो कौन सा मेथड से हम लोग यूज करेंगे। तो स्टेथोस्कोप प्लेस मिडलाइन एट द अम्बिलिकस, next Doppler place midline at the suprapubic region, next fetoscope place midway between the umbilical and scaphoid process, next external electronic fetal monitor place at the umbilicus। ठीक है, तो 12 वीक्स के प्रेग्नेंट वुमेन में आप लोग को डॉपलर से सुनाई देगा, डॉपलर से कैन ऑडिबल। ठीक है, तो 12 वीक्स है, आप लोग को स्टेथोस्कोप से भी सुनाई नहीं देगा, फिटोस्कोप से भी सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या यूज करना है, डॉपलर। और देखो 12 वीक्स है तो ये अम्बिलिकस तक भी नहीं आएगा। ठीक है, इधर ये सेकंड पार्ट्स भी देखो, तो ये 12 वीक्स हुआ है, तो आप लोग को हम लोग का जो सुप्राप्यूबिक रीजन में है उधर आप लोग को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, when taking an obstetrical history of on a pregnant client who stated, I had a son born at 38 weeks gestation, a daughter born at 30-week gestation, and I lost a baby at about 8 weeks. The nurse should record her obstetrical history in which of the following method. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग जीटीपल स्कोर यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी मदर का हम लोग का जो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है उसको लेने के लिए हम लोग जीटीपल स्कोर यूज करते हैं। जी में क्या है, ग्रेविडा, ठीक है, टी में टर्म, पी में प्रीटर्म, ठीक है, ए में एवर्सन और एल में लाइफ, लाइफ बच्चा जो है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो ग्राविडा क्या है, अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गया, चाहे वो 8 वीक्स हो, चाहे वो फुल टर्म हो, चाहे वो बच्चा डिलीवर कर लिया हो, ठीक है, कि 1 वीक प्रेगनेंसी है, तो उसको हम लोग ग्रेविडा में काउंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, ये नंबर ऑफ प्रेगनेंसी वो होता है ग्रेविडा। ठीक है, टर्म अगर बच्चा का जो मतलब वीक है, अगर मोर देन 36 वीक प्रेगनेंसी होता है, मोर देन 36 वीक्स जेस्टेशन को हम लोग बोलते हैं टर्म। ठीक है, और जो प्री टर्म है, अगर 36 वीक से लेस होता है जेस्टेशन, तो हम लोग बोलते हैं उसको प्री टर्म। और एवर्सन जो है वो 22 टू 22 वीक्स से अगर एवर्ट हुआ है तो उसको एवर्सन बोलते हैं, और जो लाइव बर्थ है उसको हम लोग लाइव में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है देखो हिस्ट्री में, मतलब हम लोग इधर जीट्रिपल से काउंट करेंगे। तो हिस्ट्री दिया है कि प्रेग्नेंट क्लाइंट, तो वो क्या है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो जी में क्या आएगा, 1 ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, एंड बोल रहा है कि हैड इज सॉन बोर्न एट 30, मतलब एक बार फिर से एक बच्चा डिलीवर हुआ है, तो उसी टाइम भी प्रेगनेंसी था, तो वो सेकंड हो गया। एंड बोर्न एट 38 वीक्स, 38 वीक्स मतलब वो क्रॉस कर रहा है 36 वीक्स को क्रॉस कर रहा है जेस्टेशन। ठीक है, तो वो टर्म में आएगा, तो ये हो गया टर्म बेबी है। ए डॉटर बोर्न एट वीक 30 वीक्स जेस्टेशन, ठीक है, तो फिर प्रेग्नेंट हुआ था और एक बेटी भी है उसका। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में ग्रेविडा में काउंट होगा एक, और 30 वीक जेस्टेशन में वो डिलीवर हुआ था। ठीक है, तो क्या है, बिलो 36 जेस्टेशन में वो डिलीवर हुआ था, तो वो प्रीटर्म में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड आई लॉस्ट बेबी, लॉस्ट मतलब वो एवर्सन हुआ था कितना, 8 वीक्स में, तो वो एवर्सन में आएगा। द नर्स शुड रिकॉर्ड विच, मतलब ऑब्स्टिकल रिकॉर्ड में क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो क्या है, G3 है, सॉरी सॉरी, इधर जो एवर्सन भी हुआ था, लॉस्ट हुआ था, वो भी प्रेग्नेंट था, लेकिन 8 वीक्स के बाद वो एवर्सन हो गया, तो उसको भी काउंट करना है ग्रेविडा में। ठीक है, तो क्या हो गया, G4 हो गया। ठीक है, टर्म बेबी एक हो गया, जो प्रीटर्म एक हो गया, और एवर्सन एक हो गया, और लाइफ कितना है, वो 38 वीक्स का बच्चा वो अभी लाइफ है, और 30 वीक्स में जो प्रीटर्म हुआ है वो भी लाइफ है, तो वो 2 होगा। ठीक है, तो G4 T1 P1 A1 L2 कहाँ पे है, G4 T1 P1 A1 L2, तो ऑप्शन 4 जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये हम लोग डिटेल्स थ्योरी में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, ए क्लाइंट, a client tells the nurse that her menstrual period start on January 40 and ended January 20. Using Nagel's rules, the nurse determined the ETT
टू बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ईडीटी का कैलकुलेशन है, ठीक है। ईडीटी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला से? नेगेल्स फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं? ईडीटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेगेल्स फॉर्मूला। तो ये जो नेगेल्स फॉर्मूला है ये क्या है? हम लोग क्या करते हैं? 7 डेज ऐड करते हैं, किसके साथ? फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट 7 डेज ऐड किया, देन 3 मंथ क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और 1 ईयर उसके बाद 1 ईयर ऐड कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ये करने से आपको एग्जैक्ट डेट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोग ऐड 7 डेज किसके साथ? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। उसके साथ ऐड 9 मंथ, ठीक है। ये भी कर सकते हो, मतलब +7 ऐड करना है, उसके साथ 9 मंथ को भी ऐड करने से भी आएगा। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है आपको इसको फॉलो करना चाहिए, इसमें से हम लोग का एग्जैक्ट आता है। इसमें भी आएगा लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाता है, तो आप लोग इसको फॉलो करना, ठीक है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट डे कौन सा है? जनवरी 14 है, ठीक है। तो जनवरी 14 में हम लोग 7 डेज ऐड करेंगे, 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। तो 21 पहले ऑप्शन देख लेना, जब भी 7 डेज ऐड करने के बाद 21 और किसी में नहीं है तो इसमें है अक्टूबर 21। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? जनवरी है, जनवरी से हम लोग क्या करेंगे? 3 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जनवरी में क्या आएगा? नेक्स्ट दिसंबर, उसके बाद नवंबर, देन अक्टूबर, ठीक है। तो अक्टूबर आया, 21 आया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। इसमें अगर हम लोग का अगर दे देता कि 2010 जनवरी 2010, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये 2010 में अगर 1 ईयर ऐड करेंगे तो इसका जो एडिटी होगा वो क्या होगा? अक्टूबर 21 2011, ठीक है। लेकिन इधर हम लोग को ईयर नहीं मेंशन किया है, तो आप लोग को क्या करना है? सिर्फ जो 7 डेज एंड सब्ट्रैक्ट करना है 3 मंथ को, ठीक है। समझ में आ गया नेगल्स रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? एक क्लाइंट इज अ थर्ड टाइमर, कितना? थर्ड टाइमस्टर, टेल द नर्स आई एम कॉन्स्टिपेटेड ऑल द टाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स रिकमेंडेड। तो क्या है? मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर में है, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में है और क्या कंप्लेन कर रहा है? कॉन्स्टिपेशन। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा? क्योंकि हम लोग का जो यूट्रस है थर्ड ट्राइमेस्टर में वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज हो जाता है। और ये यूट्रस क्या करता है? कंप्रेस द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उधर वो कंप्रेस करता है, ठीक है। उधर लोड उसमें आता है जो यूट्रस बड़ा होने की वजह से, जिसके वजह से हम लोग का जो गट मोटिलिटी है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब भी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज होगा आप लोग को क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो इसी में हम लोग क्या मैनेज करेंगे पेशेंट को कि डेली एनिमा नहीं देंगे, इंक्रीज फाइबर इंटेक। तो फाइबर पेशेंट को खाने के लिए बोलेंगे ताकि वो जो डाइजेशन है उसका प्रॉपरली और इजीली हो, ठीक है। तो फास्ट उसका जो बोलेंगे
कि हम लोग को पेशेंट को, प्रेग्नेंट मदर को हम लोग एडवाइस करेंगे कि फाइबर खाना ज़्यादा लेने के लिए, ठीक है। डिक्रीज फ्लूइड नहीं, इधर हम लोग इंक्रीज फ्लूइड इंटेक करेंगे। और लाक्साटिव वही भी डेली एनिमा जो है लाक्साटिव भी हम लोग नहीं देते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे फाइबर इंटेक को इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? A client with acute exacerbation of rheumatoid arthritis, ठीक है, is admitted to the hospital for treatment. Which drugs used to treat client with rheumatoid arthritis has both an anti-inflammatory and immunosuppressive effect, ठीक है। तो क्या बोला है, तो कौन सा ड्रग्स इसमें से बोथ एंटी इन्फ्लामेटरी से काम करेगा और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी करेगा, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी करेगा, तो बोथ काम करेगा, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो क्या है, एक इम्यूनोसप्रेस डिजॉर्डर है। क्या है इसको, सॉरी, ऑटो इम्यूनो डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर है, ठीक है। तो कौन सा ड्रग्स इसमें से बोथ, ये आर्थराइटिस में क्या होता है हम लोग का जो बोन का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, बोन का इन्फ्लामेशन होता है ड्यू टू ऑटो इम्यूनोसप्रेस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ड्रग्स है, देखो गोल्ड सोडियम थायमलेट, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी, सॉरी, एक आर्थराइटिस ड्रग्स है जो सिर्फ क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव को इफेक्ट को ट्रीट करता है, कौन सा पेशेंट में हम लोग का जो आर्थराइटिस पेशेंट में, ठीक है। जो अजाथियोप्रिन जो भी है, ठीक है, ये भी क्या करता है हम लोग का सिर्फ एंटी इंफ्लेमेटरी को ट्रीट करता है आर्थराइटिस पेशेंट में। ये जो प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, ये जो प्रेडनिसोलोन है ये क्या करता है, बोथ हम लोग का एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेस, ठीक है, इम्यूनो सप्रेस इफेक्ट करता है, जो इम्यूनिटी, जो ऑटो इम्यूनिटी जो बढ़ के रहता है, ठीक है, उसको सप्रेस करता है हम लोग का प्रेडनिसोलोन, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी उसको भी रिजर्व करता है। तो ये जो नाप्रोक्सन है ये एक NSAID है, ये एक पेन किलर ड्रग्स है, ये भी हम लोग आर्थराइटिस में देते हैं। तो ये चारों ड्रग्स आर्थराइटिस का ही है, आर्थराइटिस पेशेंट में आप लोग को ये चारों ड्रग्स देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला था कि बोथ एंटी इंफ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट कौन करेगा, वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन क्या है, एक स्टेरॉइड है, ठीक है, प्रेडनिसोन जो है वो क्या है, एक स्टेरॉइड है, ये बहुत काम करता है हम लोग का एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट रखता है, इसकी वजह से हम लोग आर्थराइटिस में इसको देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दो ड्रग्स है ये भी आर्थराइटिस का ड्रग्स है, लेकिन ये लोग बहुत इफेक्ट नहीं रहता है, ये दोनों में कोई एक एक रहता है, इसकी वजह से हम लोग पेडनिसोन को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, एन ओल्डर, sorry, an order is written to start an IV on a 72-year-old client who is getting ready to go to the operating room, ठीक है, for total hip replacement. What gauge of catheter would be best meet the need of this client? तो क्या हो रहा है, पेशेंट ओटी के लिए जा रहा है, ठीक है, वो एज क्या है 74 एज का एक ओल्डर पेशेंट है जो ओटी के लिए जा रहा है। क्या ओटी होगा, टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR होगा। तो कौन सा वेनक्लोन और कौन सा चैनल करके आप लोग ओटी में भेजोगे, ठीक है। तो ग्रीन, पिंक, ब्लू और येलो। तो हम लोग का जो ग्रीन कलर का है वो है हम लोग का 18 गज का आता है, और ये बेस्ट ऑफ चॉइस है अगर पेशेंट को क्या होता है ड्यूरिंग ओटी बेसिक फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करने को पड़ता है, तो इसलिए हम लोग ग्रीन कलर का वेनक्लोन करके
भेजते हैं। ये क्वेश्चन सब लोग सही किया है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, when caring for a client with total parenteral nutrition TPN, what is the most important action द पार्ट ऑफ द नर्स। तो एक पेशेंट का टीपीएन चल रहा है, तो नर्सिंग का कौन सा एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ड्यूरिंग टीपीएन ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो टीपीएन टोटल ट्रांसपेरेंटल न्यूट्रिशन हम लोग कहाँ पे देते हैं, सेंट्रल लाइन में देते हैं। तो फर्स्ट जो नर्सिंग प्रायोरिटी है वो है सेंट्रल लाइन केयर, ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट और रिड्यूस इन्फेक्शन, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन हम लोग सबक्लेवियन देते हैं, जुगुलर देते हैं, फेमोरल देते हैं। तो मोस्ट जो कॉमन है वो इंटरनल जुगुलर में देते हैं। तो वो डायरेक्ट हम लोग का राइट हार्ट का जो सुपेरियर वेना का राइट आर्टरियम है उधर जाके अटैच रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इन्फेक्शन नहीं होने को देंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन रहता है वो रहता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, मॉनिटर पर कार्डियक अरिथमिया टीपीएन देने से कार्डियक अरिथमिया होता है अगर फ्लूइड ओवरलोड हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन स्ट्रिक्ट आईएल चार्ट, इंट्रा सॉरी इनटेक आउटपुट चार्ट भी हम लोग मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग टीपीएन ट्रांसफ्यूजन। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्टूल पार्ट डे, हाँ, तो क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, हम लोग का फैट लिपिड सब कुछ रहता है, तो हम लोग को स्टूल भी रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो हम लोग का क्या है, स्टेराइल टेक्निक फॉर ड्रेसिंग चेंजेस एट आईवी साइट, ठीक है। हम लोग को स्टेराइल टेक्निक में वो लाइन को रखना है, उसको केयर करना है। ये भी मतलब नर्सिंग में आता है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है हम लोग का, स्टेराइल टेक्निक हम लोग मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग टीपीएन इन्फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला है, नर्स जेमी इज एडमिनिस्ट्रिंग द इनिशियल टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन टू ए क्लाइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट रिक्वायर द नर्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पेशेंट को टीपीएन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा असेसमेंट अगर नर्स जेमी फाइंड किया है ड्यूरिंग टीपीएन इन्फ्यूजन, तो इमीडिएटली उसको अटेंशन देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा असेसमेंट है, फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है, ठीक है। यूरिन आउटपुट 300 सीसी इन 4 आवर, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है। पोर स्किन टर्गर, ठीक है, स्किन टर्गर मतलब हम लोग का जो स्किन पिंच करके जो छोड़ते हैं, ठीक है, वो अगर डिले रहता है तो उसको पुअर स्किन टर्गर बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट को टीपीएन चल रहा है, तो ये इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन को, पुअर स्किन टर्गर इंडिकेट डिहाइड्रेशन। तो टीपीएन चल रहा है तो डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगा, तो ये तो प्रेजेंट रहेगा, उसका डिहाइड्रेशन की वजह से मे भी टीपीएन दे रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग मिल सकता है पेशेंट में। ब्लड ग्लूकोज 350 mg पर डीएल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आप लोग को ज्यादा मिल रहा है ड्यूरिंग टीपीएन ट्रांसफ्यूजन, तो वो क्या है, ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो टीपीएन में 10% से लेके आप लोग को 25% तक डेक्सट्रोज देखने को, डेक्सट्रोज का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो हाई डेक्सट्रोज लेवल है, ये क्या कॉज कर सकता है, हम लोग को हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। इसलिए हम लोग को अगर किसी पेशेंट को टीपीएन चल रहा है, तो एवरी 4 to 6 आवर हम लोग को ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, ग्लूकोज चेक करना है, और टीपीएन पेशेंट में हम लोग का जो ग्लूकोज लेवल है वो बिलो 200 mg पर डीएल रखते हैं, ठीक है। तो इतना रखना है, अगर ज़्यादा 350 हो गया है तो आप लोग को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, टीपीएन को होल्ड करना है, ठीक है। जब भी टीपीएन इन्फ्यूजन रहता है, अगर डायबिटिक पेशेंट को भी डेवर टीपीएन देते हैं, तो उसके साथ टीपीएन के साथ साथ क्या होता है, हम लोग इंसुलिन भी एडमिनिस्टर करके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस हम लोग इंसुलिन उसमें देके ट्रांसफ्यूज करते हैं,
ठीक है, तो टीपीएन का क्लास ऑलरेडी राम सर डिटेल्स में लिए हैं, तो जो नर्सिंग ऑफिसर नहीं देखा है उसको देखिए, सब डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है बहुत इजीली। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, A 20 years old child with congestive heart failure has been receiving Digoskin for 1 week. The nurse needs to recognize the early sign of digitalis toxicity. तो इसका भी राम सर ने बहुत अच्छा से क्लास लिया है। क्या है? डिगोस्किन टॉक्सिसिटी का एक क्लास है, देखना। ठीक है, सॉरी, डिगोस्किन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डिगोस्किन टॉक्सिसिटी लेता है उसको डिगोस्किन टॉक्सिसिटी होता है। जब डिगोस्किन लेता है तो इधर क्या है, एक बच्चा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है, ठीक है, और क्या ले रहा है, डिगोस्किन ले रहा है। ठीक है, तो कौन सा साइन इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो रहा है। ठीक है, तो अर्ली साइन पूछा है। ठीक है, ये देखना अर्ली साइन, ये मिस मत करना, अर्ली साइन लेट साइन ये सब रहता है। तो अर्ली साइन डिजिटल टॉक्सिसिटी का, और हम लोग का जो डिगोस्किन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या रहता है, ब्राडीपिनिया। ब्राडीपिनिया इसमें देखने को नहीं मिलेगा डिजिटल टॉक्सिसिटी में, ट्रैकीकार्डिया नहीं, इसमें हम लोग को डिजिटल टॉक्सिसिटी जब भी होता है पेशेंट को ब्राडीकार्डिया देखने को मिलता है। फेलियर टू थ्राइव, देखो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो फेलियर टू थ्राइव मतलब हम लोग का जो चाइल्ड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डिले होता है, उसको बोलते हैं फेलियर टू थ्राइव। लेकिन डिजिटल टॉक्सिसिटी में, डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी में हम लोग को ये फेलियर टू थ्राइव ये कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो वोमिटिंग जो है वो क्या है, हम लोग का अर्ली साइन है डिगोस्किन टॉक्सिसिटी का। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो डिटेल्स में हम लोग ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, ये 20 में हम लोग ने 20 क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ बहुत डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो नर्सिंग ऑफिसर हम लोग का चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को ज्वाइन करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करिए। हम लोग ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग ने ऑनलाइन कॉन्टेक्ट किया था, जो कि टोटली फ्री है। तो बच्चे लोग आप इधर ज्वाइन